मैग्नेटिज्म में पीएमसी का सिलेबस क्या क्या है वो आपने देखा है? जी सर, पीएमसी का सिलेबस देखा है। इस चैप्टर का देखा है कि इस चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक्स हैं? जी सर। कौन कौन से हैं बेटा, बताएंगे मुझे? मुझे तो वैसे एक पता है। सेकंड सर, जरा। मुझे तो पता है, मैं बता दूं वैसे। जी सर, बुक मेरे सामने पड़ी भी नहीं है, बुक जरा देखता हूँ। मैं बता देता हूँ। इसमें आपने जो चीज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, आपको पता है ना कि एमडी कैट में स्पेसिफिक सिलेबस होता है। ई कैट की तरह पूरा पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होता। ये बात तो पता ही होगी बेटा आपको। पता है या नहीं पता? जी पता है। हाँ, तो इसमें मेरा बेटा आपकी जो, मैं पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपकी जो क्वेरीज है उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। और जहां से कोई पॉइंट बेटा समझ में नहीं आता, आपने वो चीज मेरे से उसी वक्त पूछनी है कि सर ये बात मुझे समझ में नहीं है, ये दोबारा रिपीट कर दें, ठीक है? और जहां से आपको लगे कि मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ, तब भी आप मुझे रोक सकते हो। ठीक है बेटा? जी सर। पहले मैं आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पास एक रजिस्टर, एक पेन जरूर रखिए। आप नोट डाउन किया करें चीजों को। जी सर। ठीक है, अब ये देखिए बेटा, इसमें जो आपने अकॉर्डिंग टू द सिलेबस चीजें पढ़नी है, वो एक तो आपने मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना है, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक था। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद बेटे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ना है। फिर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करनी है। ये तीन मेजर टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें कवर की जाएंगी, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, उसके यूनिट्स क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है, उसका फॉर्मूला जो हम लिखते हैं 5 विच इज इक्वल टू बी डॉट ए, ये कैसे एक स्केलर क्वांटिटी है और किन दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होता है, कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। और उसके बाद हमने ये देखना है कि अगर एक चार्ज या आपके पास एक कंडक्टर है, उसके ऊपर जो फोर्स लगती है, वो फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीजें। ये सिर्फ वो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो हमने इस पूरे चैप्टर में से करने। इस बात का मतलब ये हुआ कि यहां से हमें ना तो गैल्वेनोमीटर से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आएगा, ना एवोमीटर आएगा, ना टॉर्क से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ना सीआरओ से रेलिवेंट आएगा, ना ये आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। हमारे पास अगर कोई टॉपिक पूछा जा रहा है तो वो शुरू वाले कुछ पोर्शन है, जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये गया। कुछ हद तक नेगेटिव फ्लक्स डेंसिटी ये भी आ जाती है। यहाँ तक ये बात समझ में आ गई आपको कि हमारे पास जहां पे मैंने टिक की है, ये अकॉर्डिंग टू द पीएमसी हमें करना है। एम ए क्लियर? ये बात समझ में आ गई बेटे आपको? जी सर। सर, इसमें ईएमडी, ये ई बाय एमडी इंक्लूडेड नहीं है? चार्ज टू मैस रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट होगा जब हम कंडक्टर की बात करेंगे या इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो उस पर फोर्स कैसे एक्ट करती है, बस ये एक्सप्लेन। मेजर टॉपिक्स आपके मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। इसमें आपने ये एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन दैट अ फोर्स में एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज टू मैस रेशियो फाइंड आउट नहीं करनी, हमने ये फाइंड आउट करना है कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वो डिफ्लेक्ट कैसे करता है। ठीक हो गया? जी सर। ठीक है। आपने कल जितना पढ़ा, उससे पहले पहले हम लोगों ने यहां तक तो बात कर ली थी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, सोलिनॉइड के अंदर भी कर ली थी और कंडक्टर में भी कर ली थी। ऐसे ही हुआ था बेटा? जी सर, पढ़ लिया सही। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं पैरेलल कंडक्टर्स के, और उसके बाद मैं आता हूँ उस कॉन्सेप्ट की तरफ जिसमें आप कल भी कंफ्यूज थे। पैरेलल कंडक्टर्स में ले रहा हूं तो अब आपने मुझे कल जो पढ़ा हुआ था उसके अकॉर्डिंग आपने मुझे बेटे आंसर करना है। और जो भी आंसर आपको पता है आपने मुझे वो बताना है। ये कंडक्टर है बेटा, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। इसके पैरेलल एक और कंडक्टर पड़ा हुआ है, और इससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी आता है। इसमें भी जो करंट की डायरेक्शन है बेटे वो अपवर्ड है। आपसे ये चीज पूछी जा सकती है कि आप ये बताएं, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी? सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आपके जहन में ये आना चाहिए, अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा,
और वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप में होगा, वो या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसके लिए हम कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं बेटे? राइट हैंड रूल। ऐसे ही था, जी ये सर, जी राइट सर। हैंड रूल है। और राइट हैंड रूल में हम थंब रखते हैं हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे कि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में थंब है, और जो फिंगर्स होती हैं हमारी, वो जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही होंगी वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ये उंगलियां बिल्कुल अपवर्ड की तरफ शो हो रही हैं, मतलब अपवर्ड जहां पे करंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे किस शेप का बन रहा है बेटा? ऐसे मूव कर रहे हैं, यूं। ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ऐसे ही क्लॉक की तरह नहीं है, बल्कि जैसे उलट क्लॉक चलता है वैसे मूव कर रहा है, जिसको एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ऐसे ही बेटा, जी सर, जी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूं और उस पर डायरेक्शन लगाता हूं, ये डायरेक्शन मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज की, यही होती है बेटे। गलत तो नहीं बनाई मैंने? नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज ठीक है, अब सही यहाँ है। पे टी बनेगी बेटे, ऐसे आ गया बेटा। दोनों में क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी, तो दोनों की सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप मुझे ये बताएं बेटे, अगेन अब मैं आपसे आंसर पूछता हूं कि आप मुझे बताएं कि या ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे की तरफ आएंगे या एक दूसरे से अवे जाएंगे? सोच के बताना है। चले, मैं जहां पे हिंट है वहां पे भी हाईलाइट कर देता हूं। अब तो बता दो यार। हाँ कासिम, नहीं समझ आया? ऑपोजिट जाएंगे सर। ये देखो बेटे, यहाँ पे एक फील्ड अपवर्ड आ रहा है, दूसरा फील्ड डाउनवर्ड आ रहा है। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट। ऐसे ही होगा ना? एक, जी आप सर। मेरी तरफ फोर्स लगा रहे हो, मैं आपकी तरफ फोर्स लगा रहा हूं, दोनों फोर्सेस एक जैसी हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट तो जीरो हो गया ना। मतलब यहाँ पे इनका जो फील्ड है या एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट होने से यहाँ पे जो फील्ड या फोर्स होगी वो वीक होगी, और साइडों पे फोर्स होगी स्ट्रॉन्ग। तो ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे क्या होगी? अट्रैक्शन। जब दो चीजें एक दूसरे के करीब आ रही होती हैं, उन दोनों में कौन सी फोर्स होती है बेटा? क्या होता है वहां पे? अट्रैक्शन होती है। ये बात समझ में आई? जी सर। जी कासिम, लग रहा है कंफ्यूज हो गए हैं आप। नहीं, आ गया समझ। ये समझ। अब अगर मैं यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लेता हूं दो पैरेलल कंडक्टर्स, ये कॉन्सेप्ट हमेशा पढ़ाया जाता है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर से पहले। यहां पे मैं बिल्कुल सेम एग्जैक्टली जैसे पीछे किया था, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अगेन इसका मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये जी मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैं एक ऐसा पैरेलल कंडक्टर, इससे पैरेलल एक और कंडक्टर लेता हूं, जहां पे मैं यही करंट की डायरेक्शन को अब डाउनवर्ड कर देता हूं। जब करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो क्लॉकवाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड बेटे, कल भी ये बात पड़ी थी। जी सर, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, ये सर्कल मैंने बनाया और ये क्लॉकवाइज बना दिया। अब आप देखो, सेंटर में ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इनका जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, और साइडों पे जो इफेक्ट होगा वो वीक होगा। जब स्ट्रॉन्गर से ये वीक की तरफ जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे से अवे मूव करेंगे, दूर जाएंगे। तो आप ये बात कह सकते हैं कि यहां पे कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन। बात समझ में आई बेटा? जी सर, आ गया समझ। पॉइंट मुश्किल तो नहीं था? आप नहीं मुझे सर। बताएं कि यहां पे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था? एक तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपके पास कंडक्टर ऐसा हो जहां पे करंट हो, जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में ऑलरेडी मौजूद हो, तो उस कंडक्टर पे फोर्स लगती है। ये बात समझ में आ गई
कि कंडक्टर पे करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगती है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। यहां पे हमें एक बात का तो पता चल गया कि कंडक्टर पे फोर्स लगेगी। ये बात तो प्रूव हो चुकी है बेटा यहाँ पे। जी सर। ठीक है, अब मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूं। हम यूज करते हैं क्रॉस का। मैंने कल भी बताया था क्रॉस का साइन क्यों यूज किया जाता है कासिम। टू द पेज मैग्नेटिक फील्ड शो करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड शो करने के लिए। आपके पास एक पेपर होगा, एक पेपर, खाली पेपर, ब्लैंक पेपर। जी सर, पढ़ा है। वो एक पेपर ले लें बेटा आप, उस पेपर पे जरा क्रॉस लगाएं। जी सर, लगा लिए। ठीक है, लगा लिए। अब इस पेपर को आपने, अगर वो रजिस्टर पे है तो उसको रजिस्टर को सामने लिया, पेपर को बिल्कुल अलग कर लें। पेपर को अलग कर लिया आपने। जी सर। ठीक है, अब उस पेपर में हमने एक वर्टिकली एक कंडक्टर को एंटर किया। ये कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। लाइक मैं ये कह लेता हूं जी, ये करंट फ्लो कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक हो गया मेरा बेटा, इतनी सी बात तो पता चल गई। अब वो पेपर रख दे, फिर मैं आपको बताता हूं कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है। ये कौन सा कंडक्टर है बेटे? करंट कैरिंग कंडक्टर। ऑलरेडी आपके पास क्या था? मैग्नेटिक फील्ड बी। किस डायरेक्शन में है वो? इनटू द पेज। ये क्या चीज है बेटे? ये आपके पास है करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी आपने एक चीज पढ़ी कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर के सामने, जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, एक और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो इस कंडक्टर पे फोर्स लगती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं बेटा। जी सर। ठीक है, मैं ये लिख सकता हूं कि इस कंडक्टर पे उतनी ही ज्यादा फोर्स लगेगी जितना ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जितना करंट फ्लो करेगा उतनी ज्यादा इस पे फोर्स लगेगी। ये डिफ्लेक्ट होगा, ये मूव करेगा, इतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड अपनी सराउंडिंग में पैदा करेगा, उतनी ज्यादा इस पे फोर्स लगेगी। छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा, तो इस पे एक्ट करने वाली फोर्स भी छोटी होगी। ये बात समझ में आती है बेटा? जी। ठीक है, अगर मैं कहूं कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में आपने इस करंट कंडक्टर को रखा हुआ है, करंट कैरिंग कंडक्टर को, अगर मैं उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं तब भी फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। जी, पड़ जाएगी। बढ़ जाएगी। अगर मैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर को इंक्रीज कर दूं बेटे तब भी फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। जी सर, तब भी पड़ेगी। तब भी बढ़ जाएगी। अब आप ये देखें, एक है पैरेलल चीज का मतलब पता होता है जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में हो उसे पैरेलल कहते हैं। ऐसे ही है। जी सर। है? अगर आप दो पेपर को आमने सामने रख दो, आमने सामने रख दोगे तो वो पैरेलल होंगे। जी, पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे, जैसे हम दो हाथ, जब हाथ बांधते हैं तो दो हाथ एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। ऐसे ही जब एक कंडक्टर को मैं पैरेलल रख दूंगा मैग्नेटिक फील्ड के, इस कंडक्टर को मैं अगर पैरेलल रख देता यूं, तो क्या इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती? पैरेलल होती जी। बिल्कुल एक्ट ना करती। अब आपके पास पेज पे मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, लेकिन आप उस पेज के पैरेलल एक कंडक्टर रख रहे हो तो उसका तो उस पर कोई असर ही नहीं होगा, उसके सामने पड़ा हुआ है ना। जी जी, समझ आ गया। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में तो नहीं है ना, उसके सामने पड़ा हुआ है। जब उसके सामने पड़ा होगा तो मैं ये कहूंगा कि इसके ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ऐसे ही होगा बेटे। जी लेकिन जी। अगर इस कंडक्टर को परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंटर करूंगा तो उसमें मैक्सिमम फोर्स लगेगी। यस सर। ठीक है, आपको ये बात पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तीन फंक्शन की बात करते हैं हम, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेजेंट थीटा। जब कोई चीज
90 डिग्री के एंगल पे आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रही हो, तो उस वक्त हम साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, साइन 90 किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। जैसे कॉस 0 डिग्री पे वैल्यू 1 देता है, इसी तरह साइन 90 डिग्री पे वैल्यू 1 देता है। तो हमारे पास इस कंडक्टर पे एक्चुअली 90 डिग्री पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि ये साइन थीटा के भी प्रोपोर्शनल आएगा। आप एंगल को 0 से जितना बढ़ाते जाओगे, इस बात का मतलब ये कि वो कंडक्टर जो इसके सामने पड़ा हुआ है उसको आप आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट कर रहे हो और मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हो, और 90 डिग्री पे जाके आप बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द फील्ड ले जाते हो जहां पे इस पे फोर्स मैक्सिमम हो जाती है। ये बात समझ में आई बेटे? समझ आ गई बेटा? जी सर, समझ आ गई है। ठीक है, इन सारी प्रोपोर्शनैलिटीज को इकट्ठा करें तो ये बनेगा आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, और यहां पे जो कांस्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा के की वैल्यू हम 1 रखेंगे ताकि इस पे कोई फर्क ना पड़े। साइन थीटा तो के, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया आई एल बी साइन थीटा। इसको बिल साइन थीटा से याद करना है या अलग भाई के नाम से याद करना है, जैसे आपको बेहतर लगता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे बताएं कि इस पे फोर्स की वैल्यू हाफ कब होगी? एक तो आप मुझे बता दें मैक्सिमम कब होगी, और एक मुझे बता दें ये मैक्सिमम का हाफ कब होगी। मैक्सिमम सर 90 पे होगी और हाफ 30 पे होगी। साइन 30 क्या होता है बेटे? साइन 30 1/2। साइन 30 1/2, और वहां पे ये हाफ हो जाएगी। एग्जैक्टली बेटे, वेरी गुड। 90 पे जब इसको लिखेंगे साइन 90, तो फॉर्मूला सिर्फ क्या बनेगा? आई एल बी। ऐसे ही बेटे? ठीक है, और अगर हम बात करते हैं साइन 30 डिग्री की, तब ये क्या बनेगा? आई एल बी डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही है? जी सर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जी सर, समझ आ गया। ठीक है, अब असल सवाल आपका रह जाता है कि भाई हमें अब मालूम करनी है, फोर्स तो लग रही है और हमें ये भी पता चल गया कि फोर्स किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमारा असल जो क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा, वो क्या है? डायरेक्शन फाइंड आउट करना। यही क्वेश्चन है बेटे, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे राइट हैंड रूल, जिसे हम राइट हैंड पाम रूल भी कहते हैं। ठीक हो गया बेटा? अब पहले तो आपने ये याद रखना है, फिंगर्स वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं? वो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड। जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद थंब, वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? करंट की हम डायरेक्शन। किया अपनी वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी या करंट के लिए। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा मेरा बेटा? पाम, वो किसके लिए होगी मेरे बेटे? फोर्स। फोर्स। ऐसे ही है, वो फोर्स के लिए आ जाएगी। जी सर। मैंने आपको कहा था कि पेज का लें, पेज का यूज करें। अब उस पेज में अपनी जो उंगलियां हैं वो इनटू द पेज एंटर करें, जैसे हम पेज के अंदर लेके जा रहे होते हैं, ऐसे ही होगा बेटे। और अपना जी सर। अंगूठा अपवर्ड डायरेक्शन में करें, और मुझे बताएं आपकी पाम किस तरफ है? लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है? लेफ्ट लेफ्ट साइड पे आ रही है। लेफ्ट वाली साइड पे आ रही है, जिसका मतलब है इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। जी सर। और अगर मेरा बेटा
इसी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती तो आपकी उंगलियां टू इनटू द पेज आएंगी। आप अपने थंब को डाउनवर्ड करें, अब देखें आपकी पाम किस तरफ जा रही है बेटे? अब सर राइट राइट की तरफ। तो अब अगर करंट की डायरेक्शन होती यहाँ पे डाउनवर्ड, तो इस कंडक्टर पे फोर्स लगती राइट की तरफ। इज इट क्लियर नाउ कि कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है? जी बेटे। सर इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए क्या करेंगे, ये देखिए कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रॉनिक हो या कुछ भी हो, आपको करंट की डायरेक्शन तो बताएगी होगी ना। इलेक्ट्रॉनिक सर वो करंट बताइए। नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे ही बेटे? जी ठीक है। और कन्वेंशनल करंट क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मेरी बात ध्यान जी से सर। सुनना कासिम, अगर मैं कहता हूं इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक करंट है, फ्लो कर रहा है, तो भाई जब मुझसे डायरेक्शन पूछी जाएगी तो मुझे बैटरी के टर्मिनल्स तो बताए गए होंगे ना कि कौन सा टर्मिनल नेगेटिव है और कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव है, पता होगा ना। फर्ज करो मैं कहता हूं ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और आप कह रहे हैं कि सर यहां पे इलेक्ट्रॉनिक करंट है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही होगी ना बेटा। जी सर। आप मुझे बताएं मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर पड़ा हुआ है, उसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है आपको राइट हैंड रूल यूज करने में, कोई मुश्किल आ रही है? सिर्फ आपने अपने थंब को डाउनवर्ड कर देना है। तो हमारा कंसर्न डायरेक्शन ऑफ करंट पे है, कन्वेंशनल करंट दे रहे या इलेक्ट्रॉनिक करंट दे दे, हमें कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि वो अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड जा रही है, वो लेफ्ट की तरफ है या राइट की तरफ है। हम उसके अकॉर्डिंग अपने फिंगर्स को, थंब को और पाम का इस्तेमाल करेंगे। जी सर। क्लियर हुआ बेटा? जी पक्की बात है? सर ये तो इस तरह तो हो जाता है, वो मसला पड़ता है, वो सवाल के अंदर जब आता है वो फिर वो सब कुछ चेंज हो जाता है सारा कुछ। देखो बेटे, पहले तो आपको थोड़ा अपने आप को ना मेंटली रिलैक्स करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आपके सामने कोई भी आता है, आप उसमें अपना यूज्ड कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें। बहुत से केसेस में ऐसा होता है, स्टेटमेंट बड़ी लंबी चौड़ी लिखी होती है लेकिन उसका आंसर बहुत आसान होता है। अब मेरे बेटे, तीन ही चीजें, या कंडक्टर है, करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स है। इसके लिए आप रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल, या आप अपना लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं जिसे हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल कहते हैं। हम बच्चों को प्रेफर करते हैं कि बेटे आप राइट हैंड पाम रूल इस्तेमाल करें, एक ही आसानी से याद हो जाएगा, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो मेरे बेटे कोई नई चीज तो मेरे ख्याल में नहीं आ जाती, इन्हीं के लिहाज से आपने डायरेक्शन बतानी होती है। रूल को मैं आप या अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप वो क्वेश्चन मुझे सेंड कर दे, मैं आपको समझा देता हूं, या फिर आप वो क्वेश्चन को सॉल्व करें और आपको आपका राइट आंसर नहीं मिलता, आप उस पर डिस्कशन करेंगे, सर आपने मुझे ये चीज ऐसे बताई थी लेकिन मेरी ये चीज ऐसे सॉल्व नहीं हो रही। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। कैसे? एमडी कैट करना है ना, एमडी कैट, तो बेटे इसमें पैनिक नहीं होना, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट है, इसमें आपने पैनिक सिचुएशन ना अपने लिए क्रिएट करनी है कभी, और ना होने देनी है। आप प्रेशर लेंगे या पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, आप ट्रबल में आएंगे, आपको मुश्किल होगी, ठीक है। आपने यहाँ पे स्मार्टली मूव करना है, अपने सिलेबस को अच्छे से देखना है, कौन से टॉपिक्स करने हैं कौन से नहीं करने, पास पेपर्स के क्वेश्चंस उठा के उसकी प्रैक्टिस करनी है, देखना है, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता वो पूछना है। अगर किसी एंट्रेंस टेस्ट की बुकलेट को देख के और उसमें कोई ई कैट का क्वेश्चन पकड़ के आप बैठ जाते हैं कि हाय अल्लाह ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने कैसे करना है, तो ये काम नहीं करना आपने, ठीक है।
जहां से कोई चीज समझ में नहीं आती, आपका पूरा राइट है बेटा, उस वक्त आप उसको पूछे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को टाइम देंगे, उतनी ज्यादा बेहतरी आपको डे बाय डे आएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने एक टॉपिक एक दफा पढ़ा और उसी वक्त वो 100% हो जाएगा। आपको 4 से 5 दफा रिवीजन करनी होगी। 4 से 5 दफा रिवीजन करने के बाद आप 4 से 5 दफा पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे विदाउट कैलकुलेटर, इनको यूज करके आप उनका सोल्यूशन निकालेंगे। फिर जाके आप अपनी स्पीड देखेंगे कि भाई मैंने इतने 951 पे शुरू किया था, क्या मेरा पेपर इतने मिनट में कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैं कितना टाइम ले रहा हूं। तो ये मेरे बेटे, डे बाय डे पहले आप इसको यूनिट बाय यूनिट लेके चलो, फिर उसको आप क्वार्टरली लेके चलो, फिर हाफ बुक लेके चलो। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को लेके चलो तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। जी सर। आप मेरी बातों का बुरा तो नहीं मनाते कि सर लंबा चौड़ा भाषण देना शुरू हो गया है मुझे? नहीं सर। हाँ, आप मुझे अब वैसे खुल के बता सकते हो कि आपको क्या फील होता है, क्यों मुश्किल लग रही हैं चीजें? जी कासिम, बोले। हाँ जी सर, इसका क्या जवाब दूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या फील आती है कि कहाँ क्यों चीजें मुश्किल आपको लगती हैं, क्या रीजन है? कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, या कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, क्वेश्चन पेपर में यूज करना नहीं आ रहा, क्या इशू आ रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। रिलैक्स हूँ नहीं आप? सर, ऐसा क्या जवाब दूँ? हाँ, रिलैक्स हो यार, बेफिक्र हो, क्या बात किया नहीं करें। relax नहीं। जी, चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा, करंट कैरिंग कंडक्टर वाला, आई एल बी साइन थीटा। जी सर। हमने दो पैरेलल कैरिंग कंडक्टर्स के बारे में बात देख ली, अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात हो चुकी बेटा हमारी। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, और टेस्ला कैसे इसके इक्विवेलेंट आ रहा है बेटा? एफ इज इक्वल टू आई एल बी है। बी को अगर हम अलग करें तो ये आएगा एफ ओवर आई एल। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, करंट का यूनिट एम्पेयर है, तो ऊपर जाके एम्पेयर इनवर्स हो जाएगा। लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो ऊपर जाके एम्पेयर हो जाएगा, मतलब मीटर इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद सीजीएस सिस्टम में 10⁴ गास के इक्विवेलेंट भी यही आता है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट भी आएगा। ये हमने कहा जब कंडक्टर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस पे फोर्स की वैल्यू 0 होती है, और जब परपेंडिकुलर होता है तो फोर्स मैक्सिमम होती है। तो हम ये बात पढ़ चुके हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम पाम रूल का अगर इस्तेमाल करते हैं तो थंब इंडिकेट कर रहा है करंट को, उंगली इंडिकेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और पाम इंडिकेट कर रही है फोर्स की डायरेक्शन को। इज इट क्लियर? जी सर, इतना क्लियर। ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में क्या पता है बेटा आपको? मैग्नेटिक फ्लक्स वही जी, सर के दो नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है उसका, उसके अलावा दो नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो पास करती हैं यूनिट एरिया से। यूनिट एरिया से पास होती है, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स का मतलब वैसे क्या होता है? फ्लो, ठीक है जी। अब ये कहा जाता है कि ये डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। तो एरिया और एरिया वेक्टर में बेटे क्या डिफरेंस है? एरिया और सर, एरिया सर वो जो हम्म। सर इफेक्टिव एरिया उसके परपेंडिकुलर होता है उस एरिया के जिस पर वो एरिया मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड एक्ट कर रही होती सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। और जब हमें ये डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, वो हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटीज में आता है, ठीक है। है। ठीक है। वो दो हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज में आता है, इसलिए हम बी और एरिया, सिर्फ सरफेस एरिया का प्रोडक्ट नहीं लेते, हम उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि एरिया वेक्टर होता है। और ये बी डॉट ए का प्रोडक्ट कब मैक्सिमम होगा बेटे? अगर मुझे ये सरफेस में ड्रॉ कर लेता हूं तो आप मुझे बताएंगे
कि सरफेस यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास हो रही है और सरफेस एरिया, दोनों चीजें आपने बतानी तो मुझे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई आपको ये चीज आती है। ये लाइंस ग्रीन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, शेडेड एरिया सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे अगर यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना होगा तो कैसे करूंगा कासिम में ड्रॉ? सर वो परपेंडिकुलर आ जाएगा इस सरफेस के। परपेंडिकुलर आ जाएगी, ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ इसको, यूं ये आ जाएगा। नहीं सर, वो ये इधर से इस तरह से ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। फुल सरफेस के। ये सरफेस है तो ये वाला सारा एरिया इसका एरिया वेक्टर ही हुआ। अब मैग्नेटिक फील्ड जी लाइन सर। पास हो रही है और एरिया वेक्टर भी ऐसे पास हो रहा है। इस केस में बाय डेफिनेशन देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस एरिया में से मैक्सिमम पास हो रही है, तो यहाँ तो फ्लक्स मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसे ही बाय डेफिनेशन। जी सर। डेफिनेशन में ये सरफेस एरिया है और बाय फार्मूला एरिया वेक्टर होना चाहिए, और एरिया वेक्टर में फॉर्मूला है बी डॉट ए, और हमें पता है कि जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो वहां पे कॉस थीटा आता है, तो ये आएगा बी ए कॉस थीटा। और यहाँ पे जब दो वेक्टर क्वांटिटीज बी और ए को देखा जाए, ये दोनों पैरेलल हैं। अब जो दो वो वेक्टर क्वांटिटीज पैरेलल हो तो एंगल जीरो होता है, जब एंगल 0 डिग्री होगा तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अगेन यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या वैल्यू दे रहा है बेटे? मैक्सिमम। होपफुली ये तो आपको क्लियर होगा। जी सर। ठीक है, इसका यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर बनता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर बनता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हम वेबर लिखते हैं, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट था, इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। वो भी एक स्केलर क्वांटिटी थी और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो रिजल्ट में हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। ये बातें तो आती हैं आपको बेटे। यहाँ पे फ्लक्स जीरो क्यों है बेटा सेकंड केस में? वो परपेंडिकुलर आ गया वेक्टर एरिया के, कॉस 90 हो जाएगा। परपेंडिकुलर आ गया तो 90 डिग्री आ गया, और यहाँ पे नॉट परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल, कोई भी एंगल आएगा तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर लेंगे कॉस थीटा का। सिर्फ बी को मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, इसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है, और इसे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम ये कैलकुलेट करना चाहें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो डेफिनेशन ऐसे की जाती है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर हुए पॉइंट? जी सर। अच्छा, आप मुझे बस ये बता दें कि कल और आज में जो हमने पढ़ा है, और जो आपका क्वेश्चन था डायरेक्शन का, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, वो आपने सॉल्व की? नहीं सर, वो उस पर टाइम नहीं मिला उसके करने का। आप ऐसे करो, एक दफा आप उनको मेरे सामने ओपन करते हो इफ यू डोंट माइंड। सर वो हाँ जो अच्छा, आपने सेंड किए हैं। जी मैंने सेंड की हुई है। जी सर, ओपन कर। हम्म, जी सर, कर लिया ओपन। ठीक है, अब आप ये काम करेंगे कि इसमें जो टेस्ट नंबर लाइक टॉपिक वाइज पहले वाला है, जो जिसके आपके पास क्वेश्चन है 21, 21 नहीं ज्यादा ही, जी 41 क्वेश्चन है। ठीक है, 41 ये क्वेश्चन, सेल्फ टेस्ट को अभी छोड़ दें, फिर उसके बाद आ जाए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वाले। हाँ, ये आपके पास टोटल 41 क्वेश्चंस बनते हैं। इन टोटल 41 क्वेश्चंस को, जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, आपने सॉल्व करने हैं, और उसके बाद आपने मुझे बताना है कि सर आपने जितनी चीजें पढ़ाई थी मुझे, उनसे रेलिवेंट 41 क्वेश्चंस थे, और इतने क्वेश्चंस मैंने खुद सॉल्व किए और इतनों की मुझे समझ नहीं आई जो आपने मुझे पढ़ाया। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि 99% क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर लेंगे।
बेटे यही एक प्रूफ होता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो और आपके क्वेश्चंस आ जाएं कि आपको एक चीज समझ में आ गई है। इससे ज्यादा बाकी जैसे आपको बेटा बेहतर लगता है। अभी भी कोई पॉइंट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हैं तो पूछें। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, कोई चीज समझ में नहीं आती या नहीं आई, आप पूछें।